नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़ और इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं कृष्णचंद्र जी के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1914 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ। इनके जिले का नाम है गुजरांवाला और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक गिरजा एक खंडर, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नींव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास है। अब इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया वह यहाँ पर बताया जा रहा है। साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले हैं, मतलब सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि सबसे पहले कहानीकार हमारे हुए हैं प्रेमचंद जी। तो उन्हीं कहानीकारों की तरह ही इन्होंने भी क्या है, कहानियों की विधा को क्या किया है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। और उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम इन सब में भी महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था और प्रगतिशील लेखक हैं, इनके समूह के साथ भी इनका बहुत ज़्यादा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है, अर्थात दिखाई देता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। और बताते हैं कि ये ऐसे लेखक माने जाते हैं जिन्होंने क्या किया कि लेखन को ही अपनी रोजी रोटी ही बना लिया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। और बताते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ आ गए? तो लाहौर में आ गए। कब आ गए? तो 1930 में आ गए। कौन से कॉलेज में प्रवेश लिया? तो फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। और 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय में से इन्होंने क्या है, अंग्रेजी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और बाद में क्या है, फिल्मी दुनिया में ये चले गए और अंतिम समय तक भी मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। मतलब इन्होंने उपन्यास वगैरह कविताएं सब चीज़ें लिखी हैं, पर इनकी जो पहचान है वह कहानी के रूप में ही अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। इनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इनकी लोकप्रियता का कारण यह है कि काव्यात्मक रोमानियत और जो शैली है वह विविधता अलग मुकाम पर इनको ले जाती है। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं और जो कृष्णचंद्र जी हैं यह उर्दू कहानी साहित्य में अलग ही रचनाशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। और ये क्या है, जो प्रगतिशील यथार्थवादी नजरिया होता है उसमें लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे, मतलब उसको ही ज़्यादा पक्ष देते थे। अब है पाठ का सार कि पाठ में आखिर बताया क्या गया है। तो जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है, मतलब व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें कटाक्ष भरा हुआ है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है। और बताते हैं जब हम हास्य की
चीज़ें बताते हैं हास्य व्यंग्य की, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ऐसी पुरानी परंपरा है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े। मतलब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए इन घटनाओं को क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है और अविश्वसनीय भी ऐसी लगती हैं, जान पड़ती हैं। तो कोई हैरत नहीं है, मतलब हैरानी की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, मतलब विश्वास रखने योग्य बातें इस की जो क्या कसौटी होती है, जिस पर क्या है गद्यों इनको रचनाओं को कसा जाता है, उसको कसौटी कहते हैं, परखा जाता है, तो नहीं हो सकती हैं, ये बात सत्य है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विचार कितना निरर्थक और पद अनुक्रय कितना हास्यास्पद है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हंसते हंसते ही हम इस बात को जान लेते हैं कि जो कार्यालय वगैरह होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनके तौर तरीकों में पाया जाने वाला जो विस्तार होता है वह व्यर्थ का ही होती है, निरर्थक होता है, मतलब सार्थक नहीं होता है। और पदानुक्रम जो उसका होता है वह भी हंसने योग्य ही होता है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है, मतलब इस संवेदन शून्य और अमानवीय भी होता है। रात में चले तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय की लॉन में गिर गया। यहाँ पर जामुन का पेड़ है, यह हास्यात्मक और वहाँ की जो व्यवस्था है कार्यालय की उसको बताता है कि एक जामुन का पेड़ होता है और जामुन का पेड़ क्या होता है, सचिवालय के लॉन में गिर जाता है, जिसके नीचे एक आदमी दब गया था और इसी के पेड़ के गिरने के कारण वो आदमी क्या हो गया, पेड़ के नीचे दब गया। माली ने देखा तो यह बात उसने चपरासी को बताई, मतलब चपरासी से कही। धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। सभी जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख जता रहे थे, लेकिन दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था कि उसको निकाल लें, उसको कष्ट हो रहा होगा। कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाल लिया जाए, लेकिन सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि मामला कृषि विभाग का है, इसलिए पेड़ को वे काट नहीं सकते। मतलब ये पेड़ तो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, तो इस पेड़ को काटा नहीं जा सकता। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंच जाता है, मतलब ये मामला क्या है, आगे आगे बढ़ता जाता, परंतु उस आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं देता कि उसको निकाल लें, उसको पीड़ा हो रही है। कृषि विभाग वाले मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप देते हैं। क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार था, तभी सबको पता चलता है कि दबा हुआ आदमी शायर है, मतलब तभी सभी लोगों को मालूम चलता है कि जो पेड़ के नीचे आदमी दबा है वह तो कोई शायरी करने वाला शायर है। इस खबर को फैलते ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और मामला कल्चरल विभाग में भेज दिया जाता है। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था, मतलब दुखी था, उसको कष्ट हो रहा था और अपने निकाले जाने के फैसले के इंतजार में था कि कब ये लोग मेरे को निकालेंगे यहाँ से। फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने ही वाले थे, तभी पता चला कि जामुन का पेड़ पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाते, इसलिए आदेश को रोक दिया जाए। और उन्होंने क्या किया, उसी समय उस आदेश को रोक दिया। प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए तो उन्होंने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष से हार गया था। मतलब ये लोग आपस में इतने झगड़ते रहे कि उस व्यक्ति को अपने प्राण ही गंवाने पड़े। और बताया कि सरकारी आदेश मिलता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने क्या, संवेदनहीनता के कारण क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। जीवन संघर्ष में वह हार गया, मतलब जीवन से नहीं लड़ पाया। अगला अब हम इसके अभ्यास प्रश्न से प्रश्नों को देखेंगे पाठ के साथ। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती हैं।
का ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आई हैं? तो इसका उत्तर है आंधी के कारण जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिर गया था। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था। जब माली ने सुबह यह देखा तो उसने क्लर्क को सूचित किया। इस बात से पता चलते ही सभी उस पेड़ के आसपास इकट्ठे हो गए और उपरोक्त बातें करने लगे कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। इस प्रकार की बातें कहने लगे। इसका अगला है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? तो इन बातों से लोगों की संवेदनहीन मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं बचा रहा था जो पेड़ के नीचे दबा था। तो ऐसे प्रसंग में यही हमें महसूस होता है कि ये सभी लोग संवेदनहीन थे, इनके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी। लोग उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में न सोचकर जामुन के पेड़ के गिरने से हुए नुकसान के बारे में सोचते हैं कि अब उन्हें जामुन खाने नहीं मिलेंगे। इससे यह पता चलता है कि वे कितने स्वार्थी और मतलबी लोग हैं। अगला प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? इसका उत्तर है, रात को जब माली दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि मामला ऊपर तक चला गया है। कल सेक्रेटरियों की मीटिंग और उम्मीद है कि सब ठीक हो गया। इस बात पर दबे हुए आदमी ने कराहते हुए एक शायरी सुना डाली। यह सुनकर माली ने उससे पूछा कि क्या वो शायर है? उसने हामी भरी और यह बात सबको पता चल गई कि वह एक शायर है। इस जानकारी से जो मामला सुलझने वाला था उसमें और देरी होने की संभावना बढ़ गई। दबे हुए आदमी के कवि होने से फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हार्टिकल्चर जैसे विभागों से होते हुए आखिरकार कल्चरल विभाग तक आ पहुंची। निर्णय लेने में देरी होने के कारण दबा हुआ आदमी अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सका और अंत में मर गया। तो इस प्रकार से फाइल की यात्रा का पूरा असर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा। प्रश्न नंबर 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? तो इसका उत्तर है कि कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग में सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ था, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत ही आता है, तो इसका फैसला वही करेंगे। अगला प्रश्न है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है और उनके निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, कृषि विभाग। इस विभाग का कार्य कृषि संबंधी मामलों की देखरेख करना होता है। खेती से संबंधित जितनी भी फाइल्स वगैरह होती हैं, चर्चे होते हैं, वो यहीं पर लेकर जाते हैं। व्यापार विभाग, इसका कार्य देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। जितने भी व्यापार होते हैं और उसके जो केस वगैरह लगते हैं वो यहीं पर सुलह किए जाते हैं। हार्टिकल्चर विभाग, यह विभाग बागवानी तथा उनके रखरखाव से संबंधित होता है। जो बागवानी आदि की जाती है वह इसी में आती है। फिर है कल्चरल विभाग, इसका अर्थ है सांस्कृतिक विभाग जो कला तथा संस्कृति के विकास संबंधित कार्य करता है। फॉरेस्ट विभाग या वन विभाग, यह विभाग वनों तथा वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। विदेश विभाग, यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने तथा उससे संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। अब है पाठ के आसपास से प्रश्न। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है? इसका उत्तर है, जैसे ही पता चला कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है, कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना पेड़ हटाकर उसे बाहर निकालने का निश्चय किया। वे ऐसा करने ही वाले थे कि तभी
सुपरिंटेंडेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि यह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आता है और उनकी अनुमति के बिना हम इसे नहीं हटा सकते। जैसे ही फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचते हैं, तभी विदेश विभाग से आकर एक व्यक्ति आदेश लेकर आता है कि यह पेड़ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि यह पेड़ पोटानिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगवाया था। पेड़ काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं और उससे मिलने वाली सहायता भी बंद हो सकती है, इसलिए इसे नहीं काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो हमें यहाँ पर दोनों ही चीज़ बतानी है कि किस प्रकार से यहाँ पर घटना घटी थी। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है, इस बात से मैं सहमत हूँ। कहानी के आरंभ में ही हास्य दृश्य है, मतलब जैसे ही शुरू में देखें तो वहीं पर हमें हंसी छूटती है। जब जामुन के पेड़ के गिरने पर सभी उसके रसीले फल को याद करके अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, कोई उसके नीचे दबी हुई आदमी की कराह को नहीं सुनता है। कुछ मनचले क्लर्क पेड़ की जगह आदमी को ही काटने की बात करते हैं, जिससे कि पेड़ को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे। इस बात से हास्य और करुणा दोनों ही अनुभूति एक साथ होती हैं। कहानी के अंत में एक और फैसला आता है और दूसरी ओर आदमी की मौत हो जाती है तथा चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में चली जा रही है। यह अत्यंत ही कारुणिक दृश्य है, मतलब करुणा को दिखाने वाला दृश्य है। अगला प्रश्न है, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? यदि मैं माली की जगह होता तो हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन से बढ़कर कोई कानून या नियम नहीं है। एक पेड़ के कारण व्यक्ति के जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी जिसमें निर्णय का इंतजार किया जा सकता था। एक गिरे हुए पेड़ को के कारण आदमी की जान जाने वाली थी, इसलिए किसी भी प्रकार का खतरा उठाए बिना लोगों की सहायता से पेड़ हटाने की कोशिश करता और उस आदमी को पूरी कोशिश से बचाने की कोशिश करता। अब है शीर्षक सुझाइए। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक कहें या सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। तो कहानी के बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर है जीवन की फाइल। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तो यहाँ पर लंबी तथा विवेकहीन सरकारी प्रणाली, यह शीर्षक हम सुझा सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। तो लापरवाही तथा विवेकहीनता के दुष्परिणाम। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है यहाँ पर व्याकरण से। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों में हिंदी प्रयोग लिखिए। अर्जेंट, फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट, मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, अंडर सेक्रेटरी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अर्जेंट अति आवश्यक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब है वन विभाग। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी का मतलब उप सचिव। मिनिस्टर का मतलब मंत्री। अंडर सेक्रेटरी का मतलब अवर सचिव। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मतलब है उद्यान कृषि विभाग। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि विभाग। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समान अधिकरण, समुच्चय बोधक शब्द
और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य से बदला जा सकता है। इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए अर्थात बदलिए। तो हमें संयुक्त वाक्यों को किस में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। इसका उत्तर है नंबर 1। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला। माली अचंभे से मुंह में उंगली दबाकर चकित भाव से बोला। तो यहाँ पर एक संयुक्त वाक्य था कि माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली, एक वाक्य हो गया, और चकित भाव से बोला दूसरा वाक्य हो गया। अब इसको हमने सरल वाक्य में कैसे बदला? माली अचंभे से मुंह में उंगली दबाकर चकित भाव से बोला। अगला है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे 2 वाक्य हैं। इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक एक हो गया, दूसरा हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। अब इसको हम सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? तो ओस के फूल का लेखक बड़ा कवि होते हुए भी हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। तो ये सरल वाक्य में बदल गया। सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं। अगला है, जामुन का पेड़ चूंकि फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं। एक वाक्य हो गया, जामुन का पेड़ चूंकि फलदार पेड़ है इसलिए से इसको जोड़ा है। दूसरा वाक्य हो गया, यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? तो जामुन का पेड़ फलदार पेड़ होने के कारण हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अगला सेंटेंस है, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। आधा आदमी उधर से निकल जाने पर पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मतलब वो काटने की बात कर रहे थे तो उसके लिए ये वाक्य आया है कि आदमी आधा इधर से निकल आएगा, आधा उधर से निकल आएगा और पेड़ ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगला इसका अंतिम सेंटेंस है, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं। एक वाक्य हो गया, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, और दूसरा सेंटेंस है, तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। इसको सरल वाक्य में बदलेंगे, कल इस पेड़ के कटते ही तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। ये सरल वाक्य में बदल गया। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। तो इसका उत्तर है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने अर्थात मृत्यु के लिए जिम्मेदार सुपरिंटेंडेंट और साक्षात्कारकर्ता के बीच का काल्पनिक साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता, क्या आप ही इस विभाग के सुपरिंटेंडेंट हैं? सुपरिंटेंडेंट, हाँ जी हाँ। साक्षात्कारकर्ता, तब तो आपको पता ही होगा कि आपकी लॉन में एक पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सुपरिंटेंडेंट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन माली को आपने ही पेड़ काटने से मना किया था। देखिए जनाब, हम सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए कार्य को नियम और कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता, चाहे इस नियम और कानून के कारण किसी की जान ही क्यों न चली जाए। नहीं, ऐसा हमने कब कहा? लेकिन साक्षात्कारकर्ता, लेकिन क्या? मैंने तो ये कहा कि मैं कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकता था। मुझे अपने से ऊपर जवाब देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता, पर ये कहाँ लिखा है कि मरते हुए आदमी को छोड़कर आप फाइल के चक्कर में पड़े रहें? सुपरिंटेंडेंट, मैं स्वयं निर्णय कैसे लेता? यह काम मेरे विभाग से संबंधित ही नहीं था। साक्षात्कारकर्ता, तो आप ही बताइए कि इस बेचारे व्यक्ति के मरने की जिम्मेदारी किस विभाग की है? तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।